नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 3500 किलोमीटर पूरा होते ही कांग्रेस पार्टी के लोग गांव-गांव पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी का लेटर लिखकर बताएंगे आपको किस तरीके का ये लेटर है, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने इस पूरे लेटर में। दोस्तों इसी के साथ में आज राहुल गांधी की यात्रा कहां से निकलने वाली है, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और सचिन पायलट अपने दम पर निकले कांग्रेस पार्टी को जिताने, राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हुए हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर लोगों को बड़ा मैसेज भेजा है। बताएंगे दोस्तों क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से फैसला लिया गया है। वहीं पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के पगड़ी पहनने को लेकर झूठा वीडियो फैलाया था सोशल मीडिया पर। जब जांच पड़ताल की गई है तो फेक पाया गया है वीडियो। बताएंगे इसके बारे में भी जानकारी। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए। दोस्तों एक बार फिर से घृणात्मक बयान को लेकर, हेट स्पीच को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों बताएंगे आपको किन किन लोगों पर निशाने पर लिया गया है। इसी के साथ में बताएंगे कैसे पत्रकार के बारे में जो राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए नो मास्क वाली बात कहता है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है। दोस्तों इसके बारे में भी बताएंगे आपको पूरी अपडेट। और जेपी नड्डा ने क्यों कहा बीजेपी की सरकार आने पर बलात्कार बढ़ जाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी ही सबसे मजबूत लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों इसी के साथ में अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा लुधियाना में चल रही है दोस्तों, और ऐसे में अब 30 तारीख तक 3500 किलोमीटर का टारगेट पूरा हो जाएगा। श्रीनगर के अंदर समापन स्थल पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ऐसे में राहुल गांधी देश की जनता को बड़ा मैसेज पहुंचाने के लिए सामने आए हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर में राहुल गांधी ने कहा, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं ये पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरा करने के बाद लिख रहा हूँ। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की इस पद यात्रा हमारे करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यात्रा था, और इस यात्रा के दौरान जो सभी लोगों ने प्यार और स्नेह मुझे दिया है उससे मैं अभिभूत हूँ। इसके बाद राहुल गांधी ने दोस्तों बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने आर्थिक संकट, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई और किसान कर्ज के बोझ में दबे पड़े हैं, सारी संपत्तियां चंद उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है, इस तरीके के मुद्दे उठाए हैं। बेहतर भविष्य का सपना लगातार टूटता जा रहा है, राहुल गांधी ने यह बात कही। और विभाजनकारी ताकतों को लेकर भी चर्चा की गई है। इसी के साथ में दोस्तों देश में जो नफरत का बीज बो रहे हैं उन पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा है, और सड़क से लेकर संसद तक इसी तरीके से संग्राम जारी रहेगा, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत के प्रति समर्पित है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे आई है। हमने एकता और भाईचारे के संदेश को घर तक ले जाने के लिए, हर घर ले आने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि आप सभी इस अभियान का हिस्सा बने। कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो एक ऐसा स्वर्णिम भारत के निर्माण से हमारा साथ दे, जहां पर हर भारतीय के पास सपना देखने और उसे पूरा करने का समान अवसर हो। इन्हीं बातों के साथ राहुल गांधी ने अपना यह पत्र खत्म किया है दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह पत्र अब लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा टारगेट बनाया है। आपको बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी देश के लोगों तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेगी। व्यापक आउटरीच का कार्यक्रम 2 महीने चलेगा, यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गांव, 10 लाख बूथों तक पहुंचने का टारगेट बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने बताया कि यह कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक संदेश को आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि एक कठिन काम है क्योंकि कई राज्यों में हमारा संगठन थोड़ा कमजोर है, लेकिन ये करने का हमने एक जज्बा पाला है और इसे पूरी तरीके से निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने जोश के साथ आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। 26 तारीख से अभियान को शुरू कर दिया जाएगा, और आज राहुल गांधी लुधियाना के अंदर भारत जोड़ो यात्रा करते दिखाई देने वाले हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर इस साल चुनाव होने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से अब कहीं न कहीं थोड़े संकेत मिलने शुरू हो गए दोस्तों। भूपेश बघेल की सरकार जनता एक बार फिर से लेकर आएगी या सरकार बदलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और ऐसे में सेमीफाइनल के रिजल्ट सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कई उपचुनाव की सीटें जीत ली है दोस्तों। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा और चिरमिरी में जीत हासिल कर ली है, जबकि बीजेपी को रायगढ़ में जीत मिला है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने बालोदा बाजार के अंदर भी जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि कवर्धा वो सीट थी जहां पर दोस्तों पिछले कुछ साल पहले दंगे हुए थे, और कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति दंगे से प्रभावित थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के साथ में जनता खड़ी हो गई है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके के नतीजे छत्तीसगढ़ से सामने आएंगे दोस्तों, आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी ठीक दिखाई दे रही है। वहीं पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी
सब मिलकर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन और सरकार दोनों को जनता के हित के लिए पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि एक और सरकार में बैठे अशोक गहलोत ने पार्टी के सारे मंत्री और विधायकों को कहा था कि आप लोग ग्राउंड स्तर पर जाइए और जनता से डिटेल में जानकारी लेकर आइए, पता करिए कि कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा जनता के बीच में पसंद की जा रही है और कौन सी स्कीम में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिसे सुलझाया जा सकता है और उसके बाद बजट बनाया जाएगा दोस्तों। यानी पहली बार किसी राज्य के अंदर बॉटम टू टॉप का एक अप्रोच लिया गया है, यानी जनता से पूछकर बजट तैयार किया जाएगा दोस्तों। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट 16 जनवरी से राज्य के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। 16 जनवरी को नागौर से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे दोस्तों। 17 तारीख को हनुमानगढ़ जाएंगे और 18 तारीख को झुंझुनू में उनकी एक रैली होने वाली है। 19 जनवरी को पाली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और 20 जनवरी को जयपुर के अंदर उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो कुल मिलाकर उनके प्रभावी क्षेत्रों के अंदर वो अपने दबदबे को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आने वाले दिनों के अंदर अपना एक कैंपेन लॉन्च करेगी। लेकिन उससे पहले सचिन पायलट ताबड़तोड़ रैलियों पर निकले हुए हैं। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 1 महीने पहले बड़ा वादा किया था, जनता से कहा था कि अगर हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम को पहले कैबिनेट में पास किया जाएगा और ऐसा ही हुआ है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के अंदर 11 दिसंबर 2022 को चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मंच से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का बड़ा ऐलान कर दिया था दोस्तों, जिसके बाद चुनाव अचानक से पलट गया था और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किए गए वादे को जमीनी स्तर पर लाने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सरकार बनने के बाद कैबिनेट का विस्तार होने के बाद पहली बार बैठक बीते दिन 13 तारीख को हुई है। इस बैठक में सुखविंदर सिंह सरकार ने फैसला लिया है कैबिनेट में कि ओपीएस स्कीम को राज्य के अंदर लागू किया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही कैबिनेट से स्कीम को लागू करने की जानकारी दी गई है, वैसे ही कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी बड़े दिनों से ये मांग कर रहे थे, हमने उनकी मांग को धरातल पर लाने का फैसला लिया है, इसीलिए कैबिनेट से पहले प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और अब जल्द इसे जमीन पर लागू कर देंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर हिमाचल प्रदेश के सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की थी। अब देखते हैं इसे धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाता है, क्योंकि कैबिनेट में तो पास कर दिया गया है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो धरातल पर पहुंचाए। कर्मचारियों में खुशी भी देखने को मिल रही है, कई जगह लोग नगाड़ा लेकर नाच भी रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेकर जो विश्वास उन्होंने जाहिर किया था, सरकार उस पर खड़ी उतरी है। पहले कैबिनेट में बिना आनाकानी के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है दोस्तों। अब जैसे ही धरातल पर स्थिति अच्छी होगी कर्मचारियों के लिए, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति राज्य में और ज्यादा मजबूत होगी दोस्तों। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर लगातार विवादित बयान देने का दौर जारी है दोस्तों। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया गया था और उसके बाद अब श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने विवादित बयान देते हुए हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने घर में तलवारें रखने के लिए कहा है दोस्तों। बता दें आपको कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद लोगों से हथियार रखने के लिए कहे जा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपनी सरकार को लेकर शायद इन लोगों को विश्वास नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, खासकर कर्नाटका की सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, लेकिन हिंदुवादी संगठन के लोग ही सरकार पर विश्वास करने को तैयार नहीं और हथियार रखने के लिए कह रहे हैं। तो एक तरीके से सरकार की आलोचना भी और दूसरी ओर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने की कोशिश भी कहा जा सकता है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब पंजाब पहुंचे थे तब उन्हें पगड़ी बांधा जा रहा था, तो इस दौरान राहुल गांधी ने पगड़ी बांधने से मना कर दिया, कहा अभी नहीं बांधूंगा। और सोशल मीडिया पर दोस्तों इस वीडियो को जमकर बीजेपी के लोगों ने शेयर किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को लेकर तंज कसा और इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा और बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर दिया वीडियो। लेकिन लल्लन टॉप न्यूज पोर्टल की ओर से किए गए जांच पड़ताल में पता चला कि वायरल दावे का सच कुछ और ही है दोस्तों। दरअसल वायरल वीडियो के दाईं तरफ एक लोगो मौजूद है, लोगो पर स्टेट न्यूज लिखा हुआ है। सर्च करने पर फेसबुक पेज स्टेट न्यूज पंजाब पर वायरल हो रहा वीडियो मिला। यहाँ पर 30 सेकंड के वीडियो को लूप में डालकर 3 मिनट का खींचा गया है। वीडियो में 5 सेकंड में एक महिला की आवाज आती है और महिला कहती है कि एक पिक ले लो, एक पिक ले लो, यानी राहुल गांधी से फोटो लेने के लिए कहती है, जिस पर राहुल गांधी जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी नहीं मैडम। इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी बंधवा रहे होते हैं। बड़ी बात यह है कि स्टेट न्यूज पंजाब पर जिस शख्स ने राहुल गांधी को पगड़ी बांधी थी उसका इंटरव्यू भी आया है। इंटरव्यू में पगड़ी बांधने वाले शख्स का नाम मंजीत सिंह फिरोजपुरिया बताया जा रहा है दोस्तों। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी पगड़ी बंधवा रहे थे और इस दौरान किसी महिला ने उनसे फोटो लेने के लिए कहा, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी नहीं मैडम। लेकिन इसे बीजेपी के लोगों ने ऐसे पेश करने की कोशिश की कि राहुल गांधी पगड़ी बांधने पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अभी पगड़ी नहीं बांधेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस वीडियो को फैलाने की कोशिश की गई दोस्तों। लेकिन ललन टॉप के दावे में पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखकर
जरूर बताएगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चवाणके के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा दिसंबर 2021 में आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच केस में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की डिवीजन बेंच ने जांच अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोस्तों, मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश किए गए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से पूछा कि जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं। घटना 19 दिसंबर 2021 की है। 5 महीने के बाद तो FIR दर्ज की गई। आपको FIR करने के लिए 5 महीने का वक्त क्यों लगा? इस पर ASG यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई, क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी और इसीलिए देरी हो गई। FIR में 5 महीने लगने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी नाराज दिखाई दिए दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर कोर्ट आज भी नाराज है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद ने फिर से ट्वीट करते हुए अपनी सरकार को घेरा है। यानी वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों को योग्यता अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनाव में याद आते हैं? साथ साथ दोस्तों, अमन चोपड़ा की 2 तस्वीरें दिखाती है कि कैसे मीडिया के लोग राहुल गांधी और बीजेपी के लोगों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, कैसे इनकी नजर पक्षपाती है। आपको बता दें कि अमन चोपड़ा ने ट्वीट किया था जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की गई थी भारत जोड़ो यात्रा की, और कैप्शन में लिखा गया था नो मास्क। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हुबली में हुई जनसभा और रोड शो को दिखाया गया दोस्तों, जिसमें भारी संख्या में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमन चोपड़ा ने नहीं कहा कि नो मास्क, यानी कोरोना के मामले देश के अंदर बढ़ रहे हैं। सरकार भी मानती है कि कोरोना की स्थिति खराब हो सकती है, लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन इन पत्रकारों को प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान बिना मास्क का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसीलिए ये सवाल खड़ा नहीं कर रहे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे इन्होंने ठेका ले रखा हो कांग्रेस पार्टी के आंदोलन का विरोध करने का। और एक और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही नई कांग्रेस की किताब लॉन्च कर दी, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्र निर्माण की गाथा के नाम से एक किताब लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस किताब के अंदर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इसलिए इस मुद्दे पर एक बार फिर से नई सियासी बहस छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस किताब में संघ और हिंदू महासभा को स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी बताया। इसके साथ ही दक्षिण पंथी हिंदू संगठन और मुस्लिम लीग पर भी जमकर निशाना साधा। हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस किताब के जरिए कांग्रेस और आजादी के आंदोलन का इतिहास बताया गया है। वहीं पर दोस्तों, पठान मूवी को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी जारी है। बजरंग दल के लोगों ने पठान मूवी का विरोध करते हुए दीपिका पादुकोण का पुतला फूंका है और गुजरात के अंदर इसे फिल्म को नहीं आने देंगे, इस तरीके की बातें कही जा रही है। वहीं पर JP नड्डा बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बलात्कार बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर भी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि JP नड्डा जो बयान दे रहे थे, दरअसल उनकी जुबान फिसल गई, वो कांग्रेस पार्टी की जगह बीजेपी कह गए। लेकिन वीडियो मिलने के बाद लोगों ने शेयर करते हुए कहा कि JP नड्डा जी ने पहली बार सच बोला है। वहीं पर पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग गुजरात पहुंचे थे और जीत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वहां पर हार मिल गई। इसके बाद अब इनकी नजर कर्नाटका पर है दोस्तों। विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटका में पार्टी ने राज्य और जिला इकाइयों को भंग कर दिया है, यानी एक बार फिर से संगठन का गठन किया जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर दक्षिण दोनों कर्नाटका के अंदर सभाएं करनी शुरू कर दी है, यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी की दाल कर्नाटका में गलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर संघ का आदर्श भगवा ध्वज है, कोई व्यक्ति नहीं है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने 160वीं जयंती पर बाल स्वयं सेवकों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह यानी भगवा ध्वज हमारे सिद्धांत का प्रतीक है, हमारे आदर्श तत्व रूपी है। भगवा ध्वज उस तत्व का प्रतीक है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा दावा किया गया था कि ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट हो गई है। द कश्मीर फाइल्स बीजेपी के नेताओं समेत विवेक अग्निहोत्री और मीडिया के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी दोस्तों। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया था कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए पहली लिस्ट यानी द अकादमिक लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। भारत के अंदर जो 5 फिल्में शॉर्ट लिस्ट की गई है उनमें से द कश्मीर फाइल्स भी है, इस तरीके का दावा किया गया। मीडिया वालों ने भी इस दावे को चला दिया, अनुपम खेर ने भी दावा कर दिया। इसके बाद जब पूरे मामले की जांच की गई दोस्तों, तो अलग ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को 10 कैटेगरी के लिए किसी भी शॉर्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है कोई। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता के द्वारा किए गए दावे से उलट अनुपम खेर और पल्लवी जोशी इस श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि रिमाइंडर लिस्ट और शॉर्ट
शॉर्ट लिस्ट को लेकर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। ऑल्ट न्यूज के द्वारा भेजे गए एक मेल का जवाब देते हुए बताया गया है कि एलिजिबिलिटी को पूरा करने वाली कोई भी फिल्म रिमाइंडर लिस्ट का हिस्सा हो सकती है। फिल्म देखने वाले अकादमी के सदस्य तय करते हैं कि कौन सी फिल्म नामित शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। यानी विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और अन्य लोगों ने ट्वीट जो किया है और मीडिया रिपोर्ट में जो द कश्मीर फाइल्स को शॉर्ट लिस्ट किए जाने की जो बात कही गई है, ये पूरी तरीके से दावा झूठ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन को लेकर आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने शोक जताया है और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। दोस्तों इस दौरान उन्होंने अपने संघर्ष को याद किया है और इस दौरान नेताजी मुलायम सिंह यादव और शरद यादव के साथ लालू यादव की जेपी के दौर में की गई समाजवादी राजनीति को भी उन्होंने याद किया है। उन्होंने बताया कि शरद यादव समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। ऐसे में दोस्तों लालू यादव जी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें लालू यादव जी काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए आप लोग गेट वेल सून जरूर लिखिएगा। लालू यादव जी बिहार की राजनीति के लिए काफी बड़े नेता है दोस्तों, और ऐसे में जल्द स्वस्थ होकर आए और एक बार फिर से उनकी आवाज संसद से लेकर बिहार के विधानसभा तक में गूंजनी चाहिए। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय है लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने जिसे सपोर्ट किया है वो बीजेपी का सबसे बड़ा विरोधी था, यानी सत्यजीत तांबे, जो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर कालिक पोतने पहुंचा था। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। उसे बीजेपी अपना सपोर्ट दे रही है। वहीं पर मोदी सरकार की एफडीआई पॉलिसी है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है मोदी सरकार की। पूर्व वित्त सचिव पर पड़ा सीबीआई का छापा तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ते हुए जमकर निशाना साधा है। वहीं पर देश को तालिबान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा अगर धार्मिक और जातिवादी कट्टरता लगातार बढ़ती रहेगी। तो केसीआर ने देश की स्थिति को लेकर ये टिप्पणी की है दोस्तों। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कहा अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्यों। दरअसल दोस्तों अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अगर प्रशासन का पूरा नियंत्रण उनके पास है तो फिर दिल्ली में चुनी हुई सरकार का क्या ही मतलब है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के विधायक का जनता के बीच ऐलान, कहा आने दो सरकार, लोगों पर जुर्म करने वालों को जिंदा जला देंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किसानों के आंदोलन में विवादित बयान देते हुए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। वहीं पर कर्नाटका के अंदर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उसके अपने लोग ही करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जेडीएस और कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। बीजेपी भी मुख्य पार्टी है और ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें उन्हीं के नेताओं ने खड़ी कर दी है। बीएस येदियुरप्पा जिन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, कई सारे कार्यक्रम से अलग दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जनार्दन रेड्डी ने अपनी सरकार बना ली है तो भाजपा के लिए एक और मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने 2 दिन के दौरान हुई घटनाओं की जाँच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर जाँच करेगी। जिस गाँव में हमला हुआ है वहां के सरपंच धीरज शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मामले की जांच एनआईए से कराने की अपील की थी। यानी अमित शाह के पहुंचने के बाद ये फैसला लिया गया है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके का ऐसा फैसला है जिस पर बीजेपी के लोग अपने सरकार की कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हादसे में कई लोगों की जान चली गई, इसके लिए सरकार में कौन जिम्मेदार है, ये बयान कम से कम अमित शाह को देना चाहिए था, लेकिन वो अलग ही तरीके से इस मुद्दे को पेश कर रहे हैं। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी और पूर्व अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जन संवाद कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को और ज्यादा विस्तार देगा। बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लागू करने वाली है। साथ दोस्तों तनाव के बीच में दिल्ली के एलजी और मुख्यमंत्री एक साथ मुलाकात करते दिखाई दिए। दरअसल दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में लगातार ठनी हुई है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की है दोस्तों। दोनों के बीच में 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस बैठक के बाद सीएम ने फिर से राज्यपाल विनय सक्सेना को घेरा है। एलजी का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली के काम काज में एलजी हस्तक्षेप कर रहे हैं, दिल्ली के काम को रोका जा रहा है, जनता के काम नहीं करने दिए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अहंकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा में न्योता नहीं दिया गया। यानी आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलाए जाने पर भी नहीं जाते हैं। और अब भारत जोड़ो यात्रा जो 30 तारीख को समापन होने वाला है दोस्तों, और इसको लेकर पार्टी ने बड़ी रैली का आयोजन कर रखा है। 21 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं आमंत्रण भेजा गया, जिसके बाद काफी नाराज है संजय सिंह और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आम आदमी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया। रस्सी जल गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अहंकार नहीं गया है। यानी दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता तो भी नहीं जाते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं बुलाया, तब इनको बुरा लगा है। आप लोग इस पर अपनी
अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी को बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था? वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा पर पत्र, लेकिन ओमिक्रॉन सब वेरिएंट को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कई सारे सवाल पूछे हैं दोस्तों, और स्वास्थ्य मंत्री को भी घेरा है। साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को पहुंचेगी कठुआ। लखनपुर में शीर्ष नेताओं ने तैयारी का जायजा लिया है। वहीं पर रायपुर अधिवेशन से सुलझ जाएगा पायलट और गहलोत का विवाद। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठने वाले हैं, और क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी का अधिवेशन होने वाला है, तो यहीं से तीनों राज्य के अंदर बिगुल फूंक दिया जाएगा। यानी दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव को लेकर पार्टी यहीं से ऐलान कर देगी। और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने वाली है, उसके अगले दिन से दोस्तों 31 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर भी घमासान देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।